अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हाफ लाइफ की। तो अर्धायु की बेसिकली क्या होती है बच्चों कि मान लीजिए आपके पास सक्रिय नाभिक हैं बाउल के अंदर, ठीक है। अब जितने समय में आधे सक्रिय नाभिक बचेंगे वो समय उस रेडियो एक्टिव तत्व की क्या कहलाएगी? अर्धायु। मान लीजिए आपके पास 100 रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, तत्व हैं एक सैंपल में, प्रतिदर्श में, ठीक है। अब वो जितने समय में उसकी संख्या आधी रह जाएगी उस समय को ही क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु, ठीक है। अब देखें, जैसे हम लोगों ने बात की, जैसे यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, अब समझें इस सोच को। मान लीजिए आपके पास पहले सैंपल था कितना? N0। हम लोगों ने क्या लिया था यहाँ पर सैंपल कि भाई एक बाउल के अंदर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब जितने समय में ये जो एलिमेंट हैं, ये जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, ये क्या हो जाएं? आधे, तो उसी समय को क्या बोलेंगे? उस रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु। प्रारंभ में क्या था? सैंपल N0। अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? आधी हो जाए N0/2। अब कितने समय में? T = हम लोग क्या ले रहे हैं? T 1.5 लोअर लिमिट। तो यहाँ पर अब हम लोग करने जा रहे हैं, देखिए कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? फॉर्मूला क्या होता है? अभी हम लोगों ने निकाला था। हमारे पास फॉर्मूला है बेटा log n/n0, और ये फॉर्मूला था हमारे पास -λ/t। यही फॉर्मूला था हम लोगों के पास। भाई अभी क्या है? अभी हमारे पास है जो सक्रिय नाभिक हैं, कितनी संख्या उसकी? N0। कितनी संख्या बेटा? N0, ठीक है। और कितने बच जाएं आपके पास? आधी संख्या हो जाए। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं log n/2 है यहाँ पर, और पहले कितना था? N0 भाई प्रारंभिक। अभी संख्या कितनी बची? N0/2 ये, और -λ/t½ इतने समय में हो गई, ठीक है। अब देखें, इससे ये कैंसिल आउट किया तो log 1/2 -λ, और ये आ जाएगा, इसको 1/2 को ऊपर लेके जाओगे कितना हो जाएगा? log 2⁻⁻1 लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे, क्या देखोगे आप कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसको कि -1 log 2 = -λ1.5। ये कैसे लिखा हम लोगों ने? log होता है आपके पास, अगर ये होता है log x⁻n, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको n log x, ठीक है। अब देखें, यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो गया। log बेस ही है इसका, ये सभी जगह लिख लें आप, ठीक है। देख, और ये कितना हो जाएगा? माइनस तो कट गया, λ/t 1.5। तो इसकी वैल्यू आई आपके पास 1.5 log बेस ई × 2 / λ। तो ये क्या कहलाई? आपकी उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अर्धायु, जितने समय में वो प्रारंभिक संख्या का आधा रह गया। इसको शॉर्ट में भी एक सूत्र लिखते हैं, ये होता है log 2 की वैल्यू डाल दें 0.693 / λ। तो ये क्या होती है बेटा? उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अर्धायु। तो दोनों सूत्र आपके पास ही और दोनों एक ही है। यहाँ पर हम लोगों ने इसकी वैल्यू डाल दी है 0.693। क्लियर है? तो वीडियो पॉज करें, लिखें, आगे बढ़ते हैं। हो गया? हो गया भाई बच्चों? हो गया? हो गया भाई? मिटा दिया जाए? चलिए देखते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं
कि अर्ध आयु काल के पश्चात उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? अर्ध आयु काल के पश्चात उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या। अर्ध आयु काल के पश्चात उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या। सक्रिय नाभिकों की संख्या। कुल मिला के आपकी कहानी क्या है कि प्रारंभ में कितने सक्रिय नाभिक थे रे बाबा? देखें तो प्रारंभ में प्रारंभिक सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी थी? प्रारंभिक सक्रिय नाभिक जो प्रतिदर्श में उपस्थित थे कितने थे? एन नॉट। कितने थे? एन नॉट थे। अब जब पहली अर्धायु हुई तो पहली अर्धायु के पश्चात प्रथम अर्धायु के पश्चात कितने सक्रिय नाभिक बचे? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। कितने सक्रिय नाभिक बचे थे हमारे पास? भाई हमारे पास बचे थे एन नॉट बाई 2। कितने बचे थे दोस्तों? एन नॉट बाई 2। अभी निकाल के आ रहे हैं जस्ट। ठीक, अब अगर यहां पर बात कर ली जाए कि भाई द्वितीय अर्धायु के पश्चात कितने सक्रिय नाभिक बचेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना? एन नॉट बाई 4। इसका भी आधा बचेंगे, है ना। तृतीय अर्धायु के पश्चात एन नॉट बाई 8, इसका आधा। समझ रहे हैं? अब बात कर ले जाए कितनी की? चौथी की बात करें हम लोग। किसकी बात कर लें बेटा? चौथे की। चतुर्थ अर्धायु काल के पश्चात सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी आधी, तो एन नॉट बाई 16। क्लियर है? तो यहां से अगर हम लोग एन की बात करें कि भाई एन अर्धायु काल के पश्चात, अगर आप देखोगे एन अर्धायु काल के पश्चात कितने सक्रिय नाभिक बचेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इज द पावर एन। देखें आप, जैसे एन बाई 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं? अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एन नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हो आप? एन नॉट 2 की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं? एन नॉट 2 की पावर 3। इसको क्या लिख सकते हो आप? एन नॉट 2 की पावर 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एन नॉट 2 इज द पावर एन। कितने ही अर्धायु काल ले लें आप, उसके पश्चात कितने सक्रिय नाभिक बचेंगे आपके पास, उनकी संख्या आप बता सकते हो। क्लियर है बात? तो ये है आपके पास एन अर्धायु काल के पश्चात जितने भी सक्रिय नाभिक बचेंगे उनकी संख्या। अब देखें कि पहले जो आपके पास रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, प्रारंभ में क्या है स्थिति? यह एन सक्रिय नाभिकों की संख्या, सक्रिय नाभिकों की संख्या। इसका हम लोग ग्राफ बना रहे इधर। ठीक है, तो एन क्या है? सक्रिय नाभिकों की संख्या। दूसरा, अगर यहां पर देखेंगे आप तो ऐसे करके देखो, प्रारंभ में जो सक्रिय नाभिक हैं कितने हैं? एन नॉट। प्रथम अर्धायु काल के पश्चात कितने बचे हैं आपके पास? एन नॉट बाई 2।
और इसके लिए हम लोग क्या मान लें, टी समय, भाई प्रथम अर्धायु काल है। दूसरे के लिए क्या बोल दें, भैया तुम टी 2t हो, द्वितीय अर्धायु काल, तो यहाँ क्या बचेगा n0/4। अब तृतीय के लिए बात करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा टाइम 3t, ठीक है, सॉरी 3t यहाँ, और यहाँ पर सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी बची है, इसका डबल कर लो n0/8। तो ऐसे ऐसे करके रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, उनके अर्धायु का ग्राफ है। और ये जो है आपके पास ये टाइम है। पहले देखें कि जितने भी सक्रिय नाभिक थे काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे, तो हम लोगों ने बात की थी कि भाई कि जितने ही सक्रिय नाभिक होंगे उतनी ही रेडियो एक्टिव डीके होगा फास्टली। तो देखें कि जैसे पहले सक्रिय नाभिक थे तो जो रेडियो एक्टिविटी हुई वो काफ़ी जल्दी जल्दी हुई, देखें, और लास्ट में जाके क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया ग्राफ। तो मतलब सारे एलिमेंट कब डीके करेंगे, तो पहले जितने थे वो काफ़ी जल्दी जल्दी हुए, आखिरी में जो सक्रिय नाभिक कम बचे तो जो टाइम लग रहा है वो उसकी मैंने क्या बताया था आपको, इन्फिनिटी टाइम में। जब सक्रिय नाभिक बहुत कम बचेंगे तो हो सकता है अनंत समय में डीके करें। जो डीके क्षय कंप्लीट होने में, क्षय पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, अनंत। ग्राफ कांस्टेंट हो गया, देखिए पहले जल्दी जल्दी हुए फिर कांस्टेंट हो गए। क्लियर है? तो ये रहा आपके पास, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, ठीक है। वीडियो पॉज करें, इसको लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन है अपने पास, क्या है ये, t बराबर 0 पर जो सक्रिय नाभिक हैं वो कितने हैं, 100, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है, 100। 1 सेकेंड बाद कितने बच जाते हैं, 90। कहाँ गया, वो रहा, कितने बच जाते हैं t = 1 सेकेंड बाद, 90, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई बताओ 2 सेकेंड बाद कितने शेष रह जाएंगे, 2 सेकेंड के बाद कितने शेष रह जाएंगे। तो देखें यहाँ पर कि जो हमारे पास सूत्र होता है उसी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। एक काम कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी करें बेटा, करें। हो गया, हो गया है, चलिए देखें, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो हम लोग का जो सूत्र होता है, देखें क्या होता है, log n/n0 माइनस ऑफ लैम्डा टी, यही सूत्र होता है। इसी सूत्र के इस्तेमाल से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व आउट करते जाएंगे। तो log, अब कितना बच गया है t = 1 सेकेंड में, t = 1 सेकेंड में कितना बचा है, 90। तो पहले कितना था, 100, तो यहाँ से हो गया माइनस ऑफ लैम्डा इंटू 1 सेकेंड की बात की। दूसरी केस की बात करते हैं कि log 2 सेकेंड की, सॉरी 2 सेकेंड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 2 सेकेंड बाद हमें बिल्कुल भी पता नहीं है प्रारंभ में कितनी थी, 100 माइनस ऑफ लैम्डा इंटू 2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 100 के बाद तो 90 बच गया ना, 90 बच गया है, आप फिर 100 लिख रहे हैं, यहाँ पर 90 लिखना चाहिए आप। अरे भाई हम 2 सेकेंड की बात कर। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हम लोग 0 से ही कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो, अगर 0 से काउंट करोगे तो 1 के बाद ही ना 2 आएगा, 1 से थोड़ी काउंट कर रहे हैं हम लोग 0 से काउंट कर रहे हैं। तो पहले 100 थी, 2 सेकेंड के बाद n है, हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। देखें मित्रों, देखो अब क्या करें, डिवाइड लगा दो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट। चलो देखो, तो log, इससे ये कैंसिल आउट,
9/10 log n/100 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब एक काम करो, क्रॉस गुणन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2 log 9/10 और इधर आ जाएगा आपके पास log n/100। अब एक काम करो, log n log x की पावर n, तो इसको ऊपर ले जाओ, तो log 9/10 का स्क्वायर और log n/100, इससे ये खत्म। तो 9 × 9 डिवाइडेड बाई 10 × 10 स्क्वायर है ना, इक्वल टू n/100। तो मैं इसको 100 को किधर गुणा कर दूं, इधर, ये 100, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो n की वैल्यू कितनी आई, 9×81। तो n सक्रिय नाभिक बचेंगे बेटा। कितने सक्रिय नाभिक बचेंगे, n 81। जो n सक्रिय नाभिक बचेंगे उनकी संख्या कितनी है, 81। क्लियर। तो इस टाइप के, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, इसके 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, वीडियो पोस्ट करें, लिखें बेटा जल्दी से। बच्चों ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, आश्रित रेडियो एक्टिव में से 8000 नाभिक 9 दिन में 1000 रह जाएंगे। कितने दिनों में, 9 दिन में 8000 से कहां तक रह जाएंगे, 1000 रह जाएंगे। तो हमें क्या बताना है, इसकी अर्धायु और क्षय नियतांक ज्ञात करना है। वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें बेटा जल्दी से, फिर साथ में मिलके करते हैं। नहीं, यहाँ पर अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो, तो वही एक फॉर्मूला, log बेसी n/n0 माइनस ऑफ लैम्डा इंटू टी। ठीक है, चलिए देखते हैं, हमें बताना है। तो यहाँ से देखें, तो log बेसी पहले कितने था, मतलब अभी कितना बचा है, पहले कितना था 8000, अभी कितना बचा 1000। तो 1000 बटे 8000 और कितने समय में हुआ बाबा, ये 9 दिनों में हुआ गुरु, 9 दिन में। ठीक, इससे 3 0 से 3 0 खत्म। तो log बेसी, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 को 2 की पावर -3। भाई नीचे लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 3, तो नीचे से ऊपर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगी पावर, है ना। तो ये हो गया इंटू माइनस ऑफ लैम्डा इंटू 9। तो log x की पावर n, सर माइनस n log x इंटू 2 माइनस ऑफ लैम्डा इंटू 9। माइनस से माइनस खत्म हो गया बेटा, इस 3 से ये खत्म हो गया, 3 आ गया यहाँ पर। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, लैम्डा की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास log बेसी इंटू 2 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3। अब अगर इसको आप सॉल्व आउट करते हो तो कितना आएगा इसका, 0.231 पर सेकेंड, इसकी वैल्यू आएगी। ठीक, अब अर्धायु भी बतानी है आपको, 1.5। तो ये होता है आपके पास log बेसी 2 डिवाइड बाई लैम्डा। तो लैम्डा की यही वाली वैल्यू रख दो आप, कितना आ जाएगा, t 1.5 log ही 2, लैम्डा की वैल्यू रखें, क्या है ये वैल्यू, इससे ये खत्म, ये 3 पलटी मार के ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 days। 3 दिन लगेंगे, समझ रहे हैं। तो ये है बात। अब इसको वीडियो पॉज करें बेटा, लिख लें इसको। हो गया भाई, हो गया बेटा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक आता है सक्रियता। तो सक्रियता बेसिकली क्या होता है आपके पास, क्या होती है, तो सक्रियता को हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली सक्रियता क्या है आपकी, अगर लिखा जाए
कि भाई सक्रियता को बताओ, सक्रियता होती क्या है। तो सक्रियता होती है बेटा विघटन या क्षय की दर, समझे। तो क्या होता है ये माइनस ऑफ डी एन बाई डी टी, माइनस ऑफ डी एन बाई डी टी। अगर सक्रियता को आप डिफाइन करो तो आप बता सकते हैं सक्रियता विघटन की दर को कहते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट किस दर से विघटित हो रहे हैं या क्षयित हो रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको ऐसे डिफाइन किया हम लोगों ने, तो क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी एन बाई डी टी। और माइनस ऑफ डी एन बाई डी टी क्या होता है, लेमडा इंटू एन, लेमडा इंटू एन, क्योंकि आप जानते हो कि माइनस ऑफ डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू लेमडा इंटू एन। ठीक है। अब एन आ रहा है यहाँ पर, तो एन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एन क्या होता है। एन आपका होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि एन इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस ऑफ लेमडा इंटू टी, यही होता था जब हम लोगों ने रेडियो एक्टिव लॉस पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट की भाई अर्धायु काल क्या होता है ना। तो यहाँ पर टी समय में सक्रिय नाभिकों की संख्या इस सूत्र से दी जाती है। तो इसी की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं क्योंकि एन आया यहाँ पर, तो आर इक्वल्स टू लेमडा एन नॉट ई की पावर माइनस ऑफ लेमडा इंटू टी। अब t इक्वल टू 0 पर बात कर रहा हूं मैं, t बराबर 0 पर कितनी सक्रियता है, तो r इक्वल्स टू लेमडा एन नॉट ई की पावर माइनस ऑफ लेमडा इंटू 0। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू एन नॉट, लेमडा इंटू एन नॉट। तो अब यहाँ पर r इक्वल्स टू लेमडा इंटू एन है और यहाँ पर है r इक्वल्स टू लेमडा इंटू एन नॉट। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या इसको हम लिख सकते हैं आर नॉट। भाई t बराबर 0 पर कितनी सक्रियता है, आर नॉट, कितनी सक्रियता है, आर नॉट। ठीक। अब इसी मान को अगर रखें हम लोग इसी सूत्र में रख दें तो देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास r इक्वल्स टू लेमडा एन नॉट ई की पावर माइनस ऑफ लेमडा इंटू टी। तो क्या लिख सकते हो, r इक्वल्स टू आर नॉट ई की पावर माइनस लेमडा इंटू टी। ये है सक्रियता किसी टी टाइम पर। ठीक। दूसरी अगर बात करो आप, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें इसको, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग बेसी आर अपॉन आर नॉट माइनस ऑफ लेमडा इंटू टी। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास सूत्र किसका, सक्रियता का, जो सक्रियता अभी हम लोगों ने पढ़ी। अब बेसिकली अगर ग्राफ देखें कि भाई सक्रियता का किस तरह से ग्राफ है, तो ग्राफ मैं बनाता हूं। देखें आर वर्सेस टी का ग्राफ। अब देखें यहां पर बेसिकली ये वाला, अरे यहां पर आर नोट आएगा, यहां पर क्या है भाई, t बराबर 0 पर। अब इस लाइन पर t के सारे मान क्या हैं, 0। तो ये बनेगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो पहले कितनी है, आर नॉट। और अगर आप देखोगे कि t इक्वल्स टू 1 बाई लेमडा पर कितने होते हैं, 0.368 आर नॉट एलिमेंट, है ना। तो ये सक्रियता है। यहाँ पर पहले जल्दी जल्दी होती रही, आखिरी में जाके सक्रिय नाभिकों की संख्या कम हुई तो कम हो गई है, बहुत देर से हो रही है, कांस्टेंट हो गई इस काम पर।
दूसरा एक सूत्र है आपके पास, देखें, टी टाइम और लॉग आर के साथ ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई अगर आप करो तो क्या कर सकते हैं, देखो कि इसी जगह करें अगर, तो लॉग m अपॉन n, तो ये हो सकता है लॉग बेसी m माइनस लॉग n आर नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ लेमडा टी। अब लॉग बेसी आर इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाओ, माइनस ऑफ लेमडा टी और प्लस हो जाएगा ये लॉग आर नॉट। अब ये अगर आप देखोगे ये इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखे और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही, ठीक है। तो देखें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो m है वो क्या है आपके पास लेमडा, वो भी क्या है ऋणात्मक, और x क्या है t के उसमें ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, और प्लस सी लॉग आर नॉट। तो इस लाइन पर कट करेगा और वो भी क्या है पॉजिटिव, तो वाई एक्स जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव, और आपका ग्राफ इस तरह से आएगा बेटा। तो ये है लॉग आर नॉट, और ये जो ढाल है आपका ये थीटा, ये जो ढाल है ये क्या है नेगेटिव, क्या है नेगेटिव, और इसका मान लिखना चाहोगे तो क्या होगा लैम्डा, क्या होगा लेमडा, m क्या है ढाल आपका, और वो भी क्या है ऋणात्मक, 90 डिग्री से ज़्यादा है एंगल, तो टेन थीटा की 90 डिग्री से जैसे अब वैल्यू आप देखोगे तो सारी की सारी वैल्यू क्या होती है ऋणात्मक। क्लियर है। तो ये है सक्रियता का दो ग्राफ बनाया हम लोगों ने, और सक्रियता इसके उसमें फॉर्म में लिखी हम लोगों ने। क्लियर है। अब वीडियो पॉज करें, इसको लिख लें। अच्छा दूसरी बात एक और, अब इसकी यूनिट की आप बात करो, किसकी बात करें यूनिट की, कि सक्रियता का मात्रक क्या है। तो मैं इधर ही लिख देता हूं, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, सक्रियता का मात्रक पूछ लेता है, इसलिए ध्यान रखें। तो फर्स्ट ऑफ सक्रियता का जो मात्रक आएगा वो कितना आएगा, बैकरल सर ने सबसे पहले खोज की थी तो इन्होंने अपने ही नाम पे रख दिया है ना, बी क्यू बैकरेल, क्योंकि सबसे पहले रेडियो एक्टिव की खोज के जनक जो थे वो यही थे। ठीक है। और 1 BQ की बात करें तो एक क्षय पर सेकंड होता है। फिर इसकी दूसरी यूनिट, क्योंकि और भी साइंटिस्ट लोग थे वो भी क्या करते गए, खोज करते गए, उन्होंने भी दी। तो एक रदरफोर्ड आती है आपके पास, हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। फोर्ड साहब ने भी दे दी, वो भी थोड़ा सम्मिलित हो गए थे इसी के खोज करने में इन्हीं के साथ, है ना। तो एक जो रदरफोर्ड होता है वो कितना होता है, 10⁶ विघटन या क्षय पर सेकेंड। ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, आप क्या लिख सकते हो उसको, 10⁶ BQ, ये भी लिख सकते हो अगर इस सूत्र से देखें तो, अगर रिलेट कराना हो तो आप दे सकते हो। ठीक है। अब एक और साइंटिस्ट साहब थे क्यूरी, ये अच्छा ये दो कपल थे, मतलब इनका मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी,
मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी दो मतलब कि हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने भी इसकी खोज की थी। जो इनके बाद जितनी भी चर्चाएं और हुई बाकी इन लोगों ने की थी, तो इन्होंने भी अपने नाम पे भाई कुछ जोड़ दिया, इन्होंने भी खोज तो की है ना, तो होगा। तो अब यहाँ पर बात करें क्यूरी की यूनिट में लिखा था इन्होंने, अब 1 क्यूरी बराबर 3.7 इंटू 10 becquerel BQ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 3.7 इंटू 10 क्षय पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सक्रियता का मात्रक है, इसको आप याद रखें क्योंकि इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है। सारे ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिवता की खोज करने में, इसको समझने में, एलिमेंट को कैसे सक्रियता होती है कैसे नहीं होती है, तो सारी चीज़ों के बताने में इनका इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी हेल्प की कि भाई आपके जो सक्रिय नाभिक हैं जो स्टेबल नहीं हैं वो अल्फा बीटा गामा का क्षय करते हैं, मतलब सारी कहानी उन्होंने बताई। तो वीडियो पॉज करें बेटा, इसको लिख लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन है आपके पास, क्या है सक्रियता हमें बतानी है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के प्रतिदर्श में, मतलब रेडियो एक्टिव सैंपल की बात कर रहे हैं, तो सैंपल में कितने परमाणु हैं, 10⁻15 परमाणु हैं। ठीक है, और इसकी सक्रियता हमें दे रखी है 6 इंटू 10⁻11 becquerel। अब इसकी क्या बतानी, इसकी अर्धायु और क्षयांक बताना है हमें। ठीक है, तो चलिए आइए, आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों ये क्वेश्चन है एक और अपने पास सक्रियता का। क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के प्रतिदर्श में, मतलब उसके सैंपल में 10⁻15 परमाणु हमें दे रखा है। ठीक है, और उसकी सक्रियता भी गिवन है 6 इंटू 10⁻11। अब हमें क्या बताना है, अर्धायु और इसके क्षय नियतांक, क्षय नियतांक बताना है या विघटन नियतांक या क्षयांक का मान बताना है। तो देखें, वीडियो पॉज कर लें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें बेटा, आप करेंगे तो आपको ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो देखें अब साथ में मिलके करते हैं। चलिए, तो सक्रियता को अगर लिखा जाए तो R = लैम्डा इंटू एन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सक्रियता भी है। R की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10⁻11 becquerel। और हमारे पास प्रतिदर्श में कितने परमाणु हैं, Na2 = 10⁻15। ठीक है, तो अब आप यहां से क्या कर सकते हो, लैम्डा का मान तो कैलकुलेट ही कर सकते हो ना, कि 6 इंटू 10⁻11 और डिवाइड बाई 10⁻15। ठीक है, अब आप अगर इसको सॉल्व आउट करोगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है भाइयों। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितने वैल्यू आएगी इसके पास, कि लैम्डा = इससे 11 से ये जाएगा, आपके पास कितना बचा है यहाँ पर 4, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड। क्लियर है। अब आप किसकी बात करेंगे, अर्धायु की, तो ये आता है 1/2 = 0.693 डिवाइड बाई लैम्डा, और लैम्डा का मान है 6 इंटू 10⁻⁴। इसको सॉल्व करें, आंसर निकालें, जो आएगा वो आंसर होगा। क्लियर है। तो वीडियो पॉज करें, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। चलें बेटा करें बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके पास है। क्या है ये देखें, पढ़ लेते हैं इसको हम लोग अच्छी तरह से। किसी रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श की सक्रियता 24 घंटे में अपने प्रारंभिक मान का 1/16 रह जाती है। प्रारंभिक मान की 1/16 रह जाती है। तो हमें क्या बताना है, इसके अर्धायु और क्षयांक का मान बताना है। अर्धायु और क्षयांक का मान बताना। अब इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको आता है आप दिमाग लगा सकते हो, नहीं भी आता है तो कोशिश करें। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत ही होगा भाई, गलत से भी ज़्यादा कुछ थोड़ी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करें, इसको वीडियो पोस्ट करें बेटा, और हर एक क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आप वीडियो पोस्ट कर लिया कीजिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलत आ रहा है भाई, कभी ना कभी तो सही आएगा,
तो इसीलिए कोशिश करें और आपको खुशी होगी, आप काफ़ी प्राउड फील करेंगे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज कर लें और करें। अब मैं करने जा रहा हूं, देखें। तो क्या बोला गया, किसी रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श की सक्रियता 24 घंटे में अपने प्रारंभिक मान का 1/16 रह जा रही है। अब इसकी अर्धायु और हमें क्या बताना है, क्षयांक का मान बताना है, विघटन की दर है जो। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, एक हम लोगों ने अर्धायु के पश्चात विघटन की दर कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, तो कितनी आई थी आपके पास, n इक्वल्स टू n0/2n, यही आई थी। हम लोगों ने क्या था, मान लो n अर्धायु हो तो यहाँ भी वैसा ही हो रहा है, 1/16 रह जा रही है। तो यहाँ से अगर बात करें कि भाई r इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, r0/2n लिख सकते हैं कि नहीं भाई। n सक्रिय नाभिकों की संख्या अब कितने समय में, n टाइम में इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब जब n टाइम में इतनी हो जाएगी आपके पास, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ से कि भाई ये कितनी रहेगी, 1/16, तो ये हो जाएगा आपके पास r0 और ये भी r0 और 2n। अब इसको यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 1/2⁴ और 2n। तो यहाँ से अगर सॉल्व आउट करोगे तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4। तो n कितनी आई भाई, 4 अर्धायु, और 4 अर्धायु 4 अर्धायु कितने टाइम में हो रही है, 24 आवर में। ठीक है, ये 4 अर्धायु है, कितने टाइम में हो रही है, 24 घंटे में। तो एक कितने में होगी, ये होगी 6 आवर में। तो हमारे पास आ गया अर्धायु का टाइम, कितना आ गया भाई, 6 आवर, 6 घंटे। 6 घंटे आ गया हमारे पास कि अर्धायु का समय कितना है, 6 घंटा। ठीक, अब आपको लेमडा कैलकुलेट करना है, तो लेमडा कैसे निकाल सकते हैं आप, 0.693 और डिवाइड बाई t½ ये लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू लिख दें यहाँ पर, भाई t½ की मान लिख सकते हैं। अब इसका मान लिख के सॉल्व कर लीजिए और जो आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर। क्लियर है, तो वीडियो पॉज करें, फिर एक और हम लोग बात करते हैं, एवरेज लाइफ मतलब मीन लाइफ की बात करते हैं। चलिए, जो कि होती है किससे, अर्धायु से बड़ी होती है, मतलब मीन लाइफ है शुरू से लेकर आखिरी तक। समझ रहे हैं, अर्धायु क्या होता है, n0 रहे तो n0 के बाद आधा बचे तो वहां तक अर्धायु काल। अब मीन लाइफ क्या है, मीन लाइफ शुरू से लेकर आखिरी तक। ठीक है, तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बट आप पहले वीडियो पॉज करें, लिख लें इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए। तो माध्य आयु बेसिकली क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं किसी रेडियो एक्टिव तत्व किसी रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणुओं की औसत आयु उसके क्षयांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये है बात। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि रेडियो एक्टिव तत्वों के परमाणुओं की औसत जो आयु है उसके क्षयांक के व्युत्क्रमानुपाती हो रही है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, और इसको डिनोट करते हैं बेटा टाउ से। किससे डिनोट करते हैं, टाउ से, याद रखें। ठीक है, तो इक्वल्स टू 1/λ,
ये हुआ यहाँ से, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि औसत आयु बड़ी है, माध्य आयु बड़ी है या हाफ लाइफ। तो माध्य आयु इज ग्रेटर देन अर्ध आयु। कैसे, हाउ? अब बात आ जाती है कैसे भैया। तो मैं आपको बताऊं कि जो माध्य आयु है वो शुरू से लेकर एन नोट जो प्रतिदर्श में उपस्थित थे प्रारंभिक मान जो थे और अनंत तक, जब सब हो जाएंगे अनंत समय में तो आप निकालोगे तो टाइम तो क्या आएगा, माध्य आयु, ठीक है। अर्ध आयु की बात करें एन नोट से एन नोट बाई 2 होने में, वो अर्ध आयु। तो आपको पता ही है बेसिकली कि माध्य आयु इस ग्रेटर देन होगी किससे, अर्ध आयु से। अब कैसे करके, किस हिसाब से फॉर्मूला लगाएं, तो एक ग्राफ भी बनता है इसके मिड में, ये इस तरह का ग्राफ आपको पता है एन नोट थे, ये टाइम धीरे धीरे हुआ, ये जल्दी जल्दी हो रहा है यहाँ पर प्रोसेस, ये देखें फटाफट हो रही है, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया इन्फिनिटी। अब यहाँ देखें ना, ये लगभग कब होगा पूरा ये बिल्कुल भी पता नहीं है, समय बढ़ता जा रहा है। ये लाइन क्या डिनोट करती है, समय बढ़ रहा है, डीके नहीं बढ़ रहा है, समय बढ़ता जा रहा है। अब कब होगा पता नहीं है, ये लाइन 0 पर कब आएगी इसका भी बिल्कुल आवाज़ नहीं है, पता ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखें तो टाउ इक्वल्स टू 1/λ ये होता है, और लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0.693 और t 1.5। तो यहाँ से अगर देखोगे तो इसको सॉल्व आउट करोगे तो कितना आएगा, 1.414 t 1.5। तो यहाँ से देखा कि जो माध्य आयु है वो इतनी गुना है किसकी, अर्ध आयु की। तो बताई ना बात समझ में कि माध्य आयु क्या होगी, बड़ी होगी किससे, अर्ध आयु से। क्लियर है। तो ये बेसिकली ग्राफ था, पहले जो डीके थे वो जल्दी जल्दी हुए, लेकिन काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए क्या है, डीके कांस्टेंट हो गया, मतलब कि समय बढ़ता जा रहा है लेकिन उसका मान नहीं बढ़ रहा है आपके पास। यहाँ पर जब 0 होने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा, देखें यहाँ पर 0 होने में क्या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इसको सोल्व आउट करेंगे आप यहाँ से, इसका मान रख के तो ये आ जाएगा आपके पास, अरे 443 ये मान आएगा इसका। क्लियर है। तो याद रखें माध्य आयु जो है अर्धायु से बड़ी होती है, ठीक है। ये माध्य आयु, मध्य आयु, माध्य आयु, समझ रहे। चलिए तो वीडियो पॉज करें, इसको लिख लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। क्लियर, जल्दी लिखें बेटा। अब आता अपने पास द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता। बेसिकली बच्चों ये एक क्या था, आपके पास एक सिद्धांत था जो आइंस्टीन सर ने 1905 में दिया। उन्होंने अपने इस सिद्धांत के अनुसार बताया कि भाई जो ऊर्जा आप बता रहे हो वही क्या है, असलियत में वही द्रव्यमान है, और जो आप बता रहे हो द्रव्यमान है वही क्या है, आपकी ऊर्जा है, ठीक है। उन्होंने मास एनर्जी इक्विवेलेंस अपने इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी से दिया कि भाई अगर आप क्या करोगे, ऊर्जा के मान में परिवर्तन करते हो तो द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। यदि आप क्या करते हो, और उन्होंने क्या दिया कि सन 1905 में आइंस्टीन ने सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार सुझाव दिया कि द्रव्यमान ऊर्जा का एक रूप है, द्रव्यमान ऊर्जा का एक ही रूप है, दोनों अलग अलग नहीं है, जिसका उन्होंने अनुमान लगाया कि द्रव्यमान और ऊर्जा क्या है, समतुल्य है। यदि आप प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। यदि
ऊर्जा का मान E से बढ़ता है, E से बढ़ता है तो द्रव्यमान भी m से बढ़ जाएगा। द्रव्यमान भी m से बढ़ जाएगा। और इन्होंने किन्होंने बोला? आइंस्टीन सर ने अपनी इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी में बताया। और उन्होंने क्या समीकरण बताए? अगर आप देखते होंगे, असली जो समीकरण है आपकी वो ये है, m इक्वल्स टू E अपॉन सी स्क्वायर। ये है असली समीकरण। अब इसका जो मॉडिफिकेशन रूप है आप क्या देखते होंगे, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये गलत नहीं है, ये गलत बिल्कुल नहीं है, ये समीकरण सही है ये भी। लेकिन असलियत में उन्होंने क्या दिया था कि भाई अगर आप यहां से देखें तो यहां से E इक्वल्स टू एम नहीं लग रहा है कि भाई जो ऊर्जा है वो द्रव्यमान के समतुल्य है। इस वाले सूत्र से लग रहा है जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा के क्या है, समतुल्य है। अगर आप ई के मान में बढ़ोतरी करते हो तो एम का मान बढ़ जाएगा, अगर ई के मान में कमी करते हो तो एम का मान घट जाएगा। तो सन 1905 में ये इक्वेशन कहलाई, ये समीकरण कहलाई इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता। कि द्रव्यमान जो है ब्रह्मांड में कोई भी पार्टिकल है, अगर उसके पास द्रव्यमान है तो वो द्रव्यमान असलियत में ऊर्जा ही है, और जो आप ऊर्जा की बात कर रहे हो वो असलियत में क्या है, द्रव्यमान है। अब इसी पे एक क्वेश्चन पुटअप होता है। क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, यहीं पर अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन आता है कि किसका द्रव्यमान ज्यादा है, किसका द्रव्यमान ज्यादा। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि स्थिर गेंद का या समान गतिमान गेंद का। समान गतिमान गेंद का मतलब, समान का मतलब है इसी टाइप की गेंद है, आइडेंटिकल है, ठीक है। अब इसका अगर आप उत्तर दोगे तो भाई क्या है, कैसे? अब सोच रहे होंगे कि सर स्थिर है ना, स्थिर गेंद का द्रव्यमान ज्यादा होगा, गतिमान गेंद का नहीं होगा। नहीं, गतिमान गेंद का ज्यादा है। जैसे अगर बात की जाए, मान लीजिए मेरा द्रव्यमान जो है और मैं दौड़ रहा हूं, ठीक है, मैं दौड़ रहा हूं तो मेरा द्रव्यमान मास एनर्जी इक्विवेलेंस से और बढ़ जाना चाहिए, और इंक्रीज कर जाना चाहिए, ठीक है। तो देखें, जैसे मान लीजिए स्थिर, पहले क्या थी गेंद, ये स्थिर थी, ठीक है, और अब ये क्या हो गई, गतिमान। ये गतिमान हो गई यहां पर, ठीक है, v स्पीड से चल रही है। अब v स्पीड से चल रही है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, v स्पीड से चल रही है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इसका टोटल द्रव्यमान कितना होगा, टोटल प्लस m तो है, और एक m आएगा, क्या आएगा बेटा, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा किसके कारण, इस v से काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी आएगी तो द्रव्यमान में स्लाइटली सा चेंज होगा, मास इसका बढ़ जाएगा। यहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ m मास ही है, m एक्स्ट्रा नहीं है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ क्या है, m मास ही है स्थिर गेंद पे। और ये जो गतिमान है इसके पास v है, तो क्या है, अभी m एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर, m अगर एक्स्ट्रा की बात आप करोगे तो यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है, इसके पास मास है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो ये आ जाएगा आपके पास ke अपॉन सी स्क्वायर, ke अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा, अगर यहाँ पर मान लो आप ये फ्रिक्शनल सरफेस है तो हीट जनरेट होगी, ये फ्रिक्शनल सरफेस है तो हीट जनरेट होगी। अब हीट जनरेट, और हीट भी क्या है आपकी, एक ऊर्जा है, हीट भी क्या है, तो एक ऊर्जा है। तो यहाँ से आप ये भी ले लो, Q डिवाइड बाई सी स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो ये m एक्स्ट्रा का मान। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब आप सोच के देखें, अगर आप दौड़ते रहे कांस्टेंट स्पीड, तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी,
ये भी सोचे ना, ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ऊर्जा खत्म मतलब द्रव्यमान खत्म, हम मर गए, हम चले गए, ऊपर गए। ऐसा नहीं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, आप वी से जा रहे हो तो आप अपनी ऊर्जा के इस्तेमाल से नहीं जा रहे हो, आपको किसी ने दौड़ाया है, आपको किसी ने धक्का लगाया है, तब आप गए। आप खुद की ऊर्जा से नहीं, हम लोग यहां पर खुद की ऊर्जा से बात नहीं कर रहे हैं, किसी ने वेग दिया हो, किसी ने चलाया हो, उससे। अब मान लीजिए खड़े हैं और किसी ने पीछे से आके धक्का दे दिया, तो हमारी ऊर्जा तो हमारे पास ही है ना। अब हमें कोई लेके जाए वी वेग से, तो हमारी ऊर्जा में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई। पहले हम स्थिर थे, v = 0, अब हमारे पास वेग है, गतिज ऊर्जा है, तो द्रव्यमान आ गया हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा। आइंस्टीन सर की इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी से समझ रहे, तो याद रखें कि गतिमान गेंद का क्या होता है बेटा, द्रव्यमान ज्यादा होता है। ठीक, तो बेसिकली क्या है, जितने भी एनर्जी प्रदर्शित हैं, जितनी भी ऊर्जा क्या है प्रदर्शित हैं, वो द्रव्यमान का ही गुण है, या उसका गुण ही द्रव्यमान है। सभी प्रदर्शित ऊर्जाओं का गुण ही द्रव्यमान है। आप इसको नोट डाल के लिख भी लें, जितनी भी एनर्जी आएगी वही क्या है आपके पास, द्रव्यमान। तो यहां पर नोट डाल के हम लोग लिख भी सकते हैं, क्या, सभी प्रदर्शित ऊर्जाओं का गुण ही द्रव्यमान है, गुण ही द्रव्यमान है। समझ रहे। अब यहां पर हो सकता है कोई और एनर्जी आ जाए, कोई और एनर्जी आ जाए, तो वो भी इस एक्स्ट्रा मास में जुड़ जाएगी आपके पास। क्लियर है। तो दोबारा देख लें कि आइंस्टीन सर ने इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी दी। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में जितने भी पार्टिकल हैं, अगर वो उनका स्थायित्व है, अगर उनके पास द्रव्यमान है, तो उनके पास ऊर्जा भी होगी, और वही द्रव्यमान क्या है, ऊर्जा है। और अगर किसी के पास ऊर्जा है तो वही ऊर्जा क्या है, आपकी द्रव्यमान है। तो उन्होंने बताया कि भाई ऊर्जा और द्रव्यमान क्या है, समतुल्य हैं। अगर आप किसी भी वस्तु की ऊर्जा E से बढ़ाते हो तो उसका द्रव्यमान भी किससे बढ़ जाएगा, M से बढ़ जाएगा। इसी पे बेस्ड हम लोगों ने क्या लिया, ये इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी, ये भी सही है, लेकिन असलियत में ये दिया था उन्होंने, M = E/c², ये रिलेशन दिया था उन्होंने, ये वाला रिलेशन। समझ रहे हैं। क्या सर ये गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन असलियत में अगर मानो मास एनर्जी इक्विवेलेंस, तो इससे पता चलता है गुरु, है ना। अब हमने एक एग्जांपल भी लिया कि भाई किसका द्रव्यमान ज्यादा है, स्थिर गेंद का है कि समान गतिमान गेंद का है। तो गतिमान गेंद का द्रव्यमान ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि स्थिर अगर गेंद है, ये गेंद क्या है बेटा, स्थिर, तो स्थिर में अगर इसका द्रव्यमान मानोगे तो m, बट गतिमान गेंद का अगर द्रव्यमान मानोगे तो m टोटल आ जाएगा आपके पास, इसका तो है ही, प्लस m एक्स्ट्रा। तो m एक्स्ट्रा कितना है, ये v स्पीड से चल रहा है, तो इसके बाद गतिज ऊर्जा है, प्लस अब मान लीजिए फ्रिक्शन भी लग रहा है लोअर सरफेस पे, तो हीट जनरेट होगी, गर्म होगा, जैसे टायर गर्म हो जाते हैं आपके, तो हीट जनरेशन से ये, तो Q/c²। ठीक। और हीट भी क्या है, एक तरह की ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा। तो यहां से ये आ गया। तो हम लोगों ने देखा जितनी प्रदर्शित ऊर्जा है उनका गुण ही क्या है, असलियत में द्रव्यमान है। तो ये चीज किन्होंने बताई थी, आइंस्टीन सर ने बताई थी कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, अगर उनके पास द्रव्यमान है तो उनके पास ऊर्जा है वो, और जो ऊर्जा है वही क्या है, द्रव्यमान है। तो बेटा ये है चीज। अब वीडियो पॉज करें, इसको लिख लें, फिर हम लोग बढ़ते आगे। अब यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसी में लेके कर लिया हम लोगों ने, जगह बची थी। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 1 किलो जल के द्रव्यमान में अपन को क्या करनी है, बढ़ोतरी करनी है। अगर जल इतनी ऊर्जा अवशोषित करता है, ये बेसिकली क्या होती थी आपके पास, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, 4.2 × 10⁻³ जूल। अगर ये उसको
अवशोषित कर रहा है, इतनी ऊर्जा अवशोषित कर रहा है पानी, तो इसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी ज्ञात करनी है। देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। तो ये आ जाएगा, सॉल्व कर रहे हैं, आप भी वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, इसको कर लें पॉज। चलिए देखें, तो अब आपके पास है कि भाई द्रव्यमान में बढ़ोतरी ज्ञात करो, तो सूत्र होता है आपके पास E/c², और c क्या है आपकी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ऊर्जा कितनी है 4.2 × 10⁻3, ठीक है, और डिवाइड बाई 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 × 10⁻14 किलोग्राम, 4 × 10⁻14 किलोग्राम। अब आपको लगा होगा कि -14 आ रहा है सर, तो बेटा अगर -14 आ रहा है तो कोई तो मान आ रहा है इसका। भाई ये द्रव्यमान जो है ये क्या है, बहुत कम, लेकिन बेटा शून्य तो नहीं है। अब हमारी जो स्पीड होती है ना वो लगभग 10 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, या 100 मीटर पर सेकेंड, या 150 या 200 मीटर पर सेकेंड, इससे ज़्यादा पे हम समझ रहे हैं ना। तो अब ये द्रव्यमान क्या है, बहुत कम है, और हमारी स्पीड भी क्या होती है, कम, इसलिए हम इतना महसूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब ये द्रव्यमान क्या है, कम, लेकिन एक बात याद रखें, द्रव्यमान कम है लेकिन शून्य नहीं है, मान लीजिए ये 1 kg है तो 1.00009 कुछ भी हो सकता है ना। तो ये मान द्रव्यमान का बहुत कम है लेकिन शून्य नहीं है। तो यही है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो आप इसको वीडियो पॉज कर लें, क्योंकि हमारा जो द्रव्यमान है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। हमारा जो द्रव्यमान है वो क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लो मैं हूँ 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, है ना, 80 किलो, 100 किलो, ये द्रव्यमान क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब जैसे लाइट पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल मतलब फोटोन की बात कर लो आप, इलेक्ट्रॉन की बात करो, प्रोटॉन की बात करो, न्यूट्रॉन की बात करें आप, ये बहुत छोटे पार्टिकल हैं। अब ये मान लीजिए बहुत उससे चलते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली वो आएगा आपके पास। तो इन्हीं असमंजस को विराम देते हुए आप इसको लिखें, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब की बात करते हैं। चलिए लिखें बेटा। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 1821 21 799 18002121 799।